इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, उसके पहले आपने कूलम्ब्स लॉ देखा था। अगर नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर टोटल लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल के बारे में चर्चा करेंगे। डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या क्या होगी समझो। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कितने प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। जैसे कोई हमारा एक सरफेस होगा, वहाँ से किसी भी पॉइंट पर हम कोई एक दूसरा पॉइंट लेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। उसके बाद हमारा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा दैट इज ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, हमने सरफेस बताया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा जो सरफेस हमने बताया वो ही एरिया है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज अभी हम समझाते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस हो गया। इस सरफेस के कारण अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस सरफेस के कारण हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहें, तो ये क्या करेंगे, पहले इसकी एरिया निकालेंगे ना इस सरफेस की, इसीलिए इसको बोला गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर क्या होता है, मान लो एक पाई है, ये मान लीजिए ये एक हमारी रॉड है, ये हमारी क्या है, रॉड है। इस रॉड के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद करनी है, दैट्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम थर्ड की बात करें जो कि हमारा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बारी बारी से हम चर्चा करेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एंड फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, यहाँ पर ड्यू टू जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्स्ट हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, माना लेट हम कोई एक वायर मान लेते हैं, मतलब यहाँ पर हमने एक वायर माना, हमने क्या माना, एक वायर। लेट वी हैव अ वायर एनी लेंथ, कोई भी लेंथ मान लो, कैपिटल एल लेंथ का हम कोई वायर मान लेते हैं। अब इस वायर से सम डिस्टेंस पर, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लो पी, ये पी पॉइंट है जिस पर हमें निकालना है क्या, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कोई, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते कैसे हो, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमने वायर माना है इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, समझो। पहले ये जो वायर माना है इस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेट इस पे प्लस का क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पूरे वायर पर प्लस का क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इस पूरे वायर के कारण किसी भी एक्स डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, आप टेस्टिंग चार्ज लेते हो तो यहाँ पर लेंगे क्या, टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट। अब इस पर इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो चीज़ हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो वायर है, ये जो वायर है इससे इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितना है, माना हमने दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, हमने मान लिया ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल।
अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल हमारा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहाँ पर जिस पॉइंट से लेकर, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालते हो, कोई एक चार्ज लेते हैं, दूसरा हमारा क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट कुछ चार्ज होगा, क्योंकि टोटल चार्ज हमारा कितना है, क्यू, टोटल चार्ज हमारा क्यू है, बट उस पॉइंट पर चार्ज कितना है, डी क्यू। हमने माना इस पॉइंट पर चार्ज कितना है, डी क्यू, स्मॉल छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, एंड पूरे का जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, टोटल लेंथ जो हमारी कैपिटल एल है। इस छोटे से एरिया की लेंथ हम कितना मान लेते हैं, डी एल, स्मॉल डी, ठीक। लेट यहां पर लिख लेंगे, लेट अ लॉन्ग वायर, हमने एक लॉन्ग वायर लिया ऑफ कैपिटल एल लेंथ, ऑफ कैपिटल एल लेंथ, एंड या एट विच जिस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब जब ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एंड मान लेते हैं यहां पर लेट, यहां पर लिखेंगे लेट अ पॉइंट स्मॉल p which is स्मॉल r डिस्टेंस, या ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि लेट अ पॉइंट स्मॉल p where we find net electric field intensity due to wire which is small r distance from wire। इसके कहने का मतलब समझो, हमने एक लॉन्ग वायर लिया जो कि कैपिटल एल लेंथ का था, जिसपे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एंड इस वायर से मान लेते हैं किसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक दूसरा हमारा चार्ज क्यू नॉट है। चार्ज क्या, आप कोई पॉइंट लेते हो और यहाँ पर आप लोगों को कोई टेस्टिंग चार्ज, तभी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्टिंग निकाल सकते हो, अदरवाइज कैसे निकालोगे। कोई पॉइंट पी है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ से दूर है, ठीक, क्लियर हो रहा है सबको, एनी प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे डिस्टेंस फ्रॉम वायर, सो सॉरी, क्योंकि आप सामने रखा जो मोबाइल है वो बजने लगा था, सो सॉरी, तो हमने उसे फ्लाइट मोड में डालना भूल गए थे। वेयर वी फाइंड नेट, मतलब यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसके कारण हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो हमें निकालना। आइए हम निकालते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए। जब आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए। जब आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए। अगर आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो तो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए, तभी आप इसको लगा सकते हो। क्लियर है। नाउ अगर आप यहीं पर सॉल्व करो, देखो तो यहां पर लिखोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही तो होता है ना। किसी भी वायर के लिए अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालें तो क्या निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब जो चार्ज है इस वायर पर वो कितना चार्ज है एंड उस पूरे वायर की लंबाई कितनी है, उस पूरे वायर की लेंथ कितनी है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लेमडा से रिप्रेजेंट करते हो। लेमडा इज इक्वल टू चार्ज, यहाँ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्यू चार्ज, क्यू डिवाइड बाई लेंथ कितना है, इनके बीच का लेंथ है कैपिटल एल, या फिर आप निकाल लोगे क्यू इक्वल टू लेमडा एल, ये निकल के आएगा। बात क्लियर हो रही है। ये टोटल चार्ज के लिए आ रहा है। अगर हम एक स्मॉल चार्ज के लिए निकालें डी क्यू, तो फॉर स्मॉल चार्ज यहाँ पर लिख लेंगे फॉर अ स्मॉल चार्ज, किसी स्मॉल चार्ज के लिए अगर हम इसे फाइंड करना चाहें, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा
dl। क्यों ऐसा होगा? देखिए q है, पूरे चार्ज कितना है q, स्मॉल चार्ज कितना है dq, ये देखो dq। एंड अगर हम लेमडा की जगह लेमडा रखें, l क्या है? टोटल लंबाई। अगर हम इस छोटे से पॉइंट की लंबाई देखना चाहें तो dl है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू होल वायर। सब पूरे वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, आइए देख लेते हैं। तो जब हम इस स्मॉल चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? DE इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू है स्मॉल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप स्मॉल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लोगे तो पूरे वायर के लिए अगर आपको निकालना पड़ेगा तो पूरे वायर के लिए आप क्या करोगे? उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, यही तो करते हो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। तो जब आप dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे क्या फाइंड करोगे? d, क्या फाइंड करोगे? d, क्योंकि स्मॉल चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? d होगी। d मतलब छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपान r स्क्वायर होता है। q यहाँ पर क्या होगा? छोटा सा चार्ज dq, एंड बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r ऑलरेडी रहेगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब अगर हम टोटल वायर के लिए निकाले तो यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए होल वायर। फॉर ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फॉर अ होल वायर। पूरे वायर के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल, हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कर दो, ई नेट जो निकलेगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी। इंटीग्रेशन ऑफ डी निकालेंगे तो कितना निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ इतना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में वैल्यू क्या है? dq अपान r स्क्वायर, dq अपान r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। एंड dq की वैल्यू क्या आप निकाले हो? dq बराबर है निकाला है लेमडा dl फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर रखें क्या? लेमडा dl डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहाँ पर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो इसलिए आप L लिख सकते हो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो लेमडा dl अपान में r स्क्वायर। बोले यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? मतलब अगर आप संपूर्ण वायर के लिए निकालोगे, टोटल होल वायर के लिए निकालोगे तो आपके लिए जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको मिलेगा क्या? ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा dl अपान में r स्क्वायर। सो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सो सिंपल। आइए हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक बार क्वेश्चन देखिएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस रॉड। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस रॉड। कोई एक रॉड दी गई है जिस पर जो टोटल चार्ज है दैट इज ए क्यू, एंड इनके बीच का जो लेंथ है दैट इज ए कैपिटल एल। मतलब कैपिटल एल लेंथ की कोई रॉड है जो कि देखिएगा जिस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इस रॉड के कारण किसी भी पॉइंट पर कोई एक पॉइंट नहीं लिया जा रहा, मतलब कोई एक सीधी रॉड दे दी गई आपको, उसके चारों ओर चाहे जिधर साइड आपके दे दिया जाए, किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वही कहा जा रहा है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस रॉड। किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम जानते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं जाने रहोगे कैसे फाइंड करोगे? आइए देखते हैं। हालांकि ये सब लोग पढ़ के आए हो क्लास 12th में, बट 12th के बाद पढ़े फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, 3 साल के बाद फिर पढ़ रहे हो, तो इसलिए हो सकता है आप भूल गए हो। बाकी आप पढ़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखोगे याद आ जाएगा। देखो पहले समझो पहले। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट, जैसे हमें यहाँ से, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से अगर हम r डिस्टेंस पर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ से डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ से डिस्टेंस अलग होगी। हम ऐसा तो है नहीं किसी एक पॉइंट से जहाँ पर लेंगे तो सभी रॉड के हर एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस r ही होगा, नहीं होगा। मान लेते हैं, ऐसा हमने माना
कि कोई पॉइंट, रॉड का कोई पॉइंट ये है, मान लेते हैं कि रॉड, इस रॉड का कोई पॉइंट ये रहा, माना ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस रॉड का एक पॉइंट, पूरे रॉड का लेंथ कैपिटल एल है, इसका लेंथ स्मॉल एल हमने मान लिया, क्या मान लिया, स्मॉल एल, या फिर आप डी एल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डी एल मान सकते हो। एंड इस पर जो चार्ज है इसको हमने मान लिया डी क्यू, हमने इस चार्ज को मान लिया डी क्यू, और यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर हमने माना, कुछ आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, ये देखो कुछ आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि पॉइंट पी है, हमने माना इस पॉइंट को, इसका नाम रख दिया है पॉइंट पी। अब ध्यान से समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब क्या इससे और इससे अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉइंट सा नोट किया है, कोई बड़ा नहीं है ये, अगर देखा जाए तो बहुत छोटा है, एक पॉइंट है, बट हम समझने के लिए थोड़ा सा इसे बड़ा बनाया है। तो यहाँ से भी दोनों जगह से इसकी डिस्टेंस बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी, इसको हमने मान लिया स्मॉल आर। मान सकते हो कि नहीं मान सकते। अब इस पॉइंट के कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा, कुछ ऐसा, यही तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज होगा दैट इज ए क्यू नॉट, वो क्या होगा, क्यू नॉट होगा। एंड इसके रिलेटेड अगर हम एकदम सीधी रेखा खींचें तो यहाँ पर देखिएगा, एक हम सीधी रेखा खींचते हैं, ये रहा, एक हमने सीधी रेखा खींचा, एक हमने सीधी रेखा खींचा जो कि इससे मान लीजिए यक्स डिस्टेंस पर है, ये रेखा जो है इससे यक्स डिस्टेंस पर है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना, यक्स डिस्टेंस पर है या ए डिस्टेंस पर है, कुछ भी मान लो, क्योंकि जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं उसमें हमने ए डिस्टेंस माना, इसलिए यहाँ पर भी मान लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ए डिस्टेंस पर। अब देखिएगा, अगर इस डी को कारण मान लीजिए, अगर हम इसे रेखा को और आगे बढ़ाएं, सपोज दैट इस लाइन को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो इस एंगल को हम मान सकते हैं क्या, कोई भी एंगल मान लेते हैं फाई, कोई भी एंगल हम मान लेते हैं फाई, और इस सिरे से, यहाँ पर देखिएगा, इस सिरे से, गलत बन गया थोड़ा सा, सो सॉरी, आज लाइन ही सीधी नहीं हो रही जी, एक इस सिरे से और एक इस सिरे से, ये जो रेखा होगी ये थोड़ा सा डिफरेंट होगी, ये देखिएगा, होगा कि नहीं होगा, ये उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जो सेंटर पॉइंट पे हमने लिया है ये पॉइंट, ये देखिएगा, ये चीज़ें थोड़ा हम हाईलाइट इसे कर दे रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस लाइन से, इस सेंटर लाइन है ना इसकी, इस लाइन से इस ऊपर वाले के एंगल हमने मान लिया θ1 और इस नीचे वाले का एंगल हमने मान लिया θ2 और इस एंगल को हमने मान लिया फाई। मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। अब देखिएगा, जब अगर ये छोटे से पॉइंट के लिए जिस पर चार्ज dq है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिलेगी वो क्या मिलेगी, d मिलेगी कि नहीं मिलेगा, जो E मिलेगा वो क्या होगा, टोटल रॉड के कारण निकलेगा। जब डी ये हुआ फाई एंगल पर है तो जो एंगल होता है उधर क्या हो जाएगा, उधर कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस फाई, एंड उसके जो लंबवत होगा वो क्या होगा, मतलब उसके परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, डी साइन फाई, होगा कि नहीं होगा, डी साइन फाई। मतलब इस एंगल के साइड में जो है लाइन वो कंपोनेंट होगा डी कॉस फाई एंड इसके परपेंडिकुलर में डी साइन फाई। बोलो यहाँ तक लिख सकते हो कि नहीं। हम इसका दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं, ई पैरेलल है किसके, रॉड के। ये जो एंगल है ये रॉड के पैरेलल है, इसलिए हम इस डायरेक्शन को रॉड के पैरेलल, ई पैरेलल भी बोल सकते हैं। ये इस रॉड के परपेंडिकुलर है, देखो इस रॉड के ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं आर, इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर, लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। सो इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले, तब हम लोग आगे चलते हैं। किसको किसको नहीं समझ में आई ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए,
आया कि नहीं आया? ये एंगल, ये जो हमारी लेंथ है ये DL है, और इस सेंट्रल पॉइंट से हम ले लेते हैं इसका जो लेंथ है वो स्मॉल l है। ये जो है हमारा स्मॉल l है। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम DE की वैल्यू निकालें, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम वैल्यू निकालें DE की, D की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपान आर स्क्वायर। डी क्यू अपान आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू रख दो, जस्ट पहले हमने रखा था क्या था लेमडा DL, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा DL डिवाइड बाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब ये वैल्यू जो हमने रखा, ये DE इक्वल टू इतना हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। एंड R और जो फाई है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। R एंड फाई आर वेरिएबल। अब इसको भी हम समझा रहे हैं, वेरिएबल। R क्या है, ये डिस्टेंस। अगर हम ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर कर दें तो R डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। फाई भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे ऊपर करेंगे तो D और नीचे चला जाएगा, फाई बढ़ जाएगा। इसको नीचे करेंगे D ऊपर चला जाएगा, फाई कम हो जाएगा, वेरिएबल हुआ। बट इस पॉइंट को आप ऊपर चाहे जितना ले जाओ, लेकिन इससे ये यक्स ही डिस्टेंस पर, यक्स डिस्टेंस, यक्स डिस्टेंस, यक्स हमारा वेरिएबल नहीं, यक्स कांस्टेंट है। यक्स का यहाँ पर आप ये ले रहे हो, ए इज ए कांस्टेंट, सॉरी यक्स नहीं ए। बट आर जो है वो चेंज हो रहा है, देखो कंटिन्यूअस। इसको ऊपर करो, ये डी इधर जाएगा, फाई भी बढ़ा और आर की वैल्यू भी बढ़ी। जितना आप ऊपर ले जाओगे आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, नीचे ले आओगे आर की वैल्यू कम होती गई, डी पास चला जाता गया, फाई की भी वैल्यू कम होती गई। आर और फाई हमारा यहाँ पर वेरिएबल है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम निकालें आर और फाई वेरिएबल है, यहाँ पर आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल है तो आप वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आर की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना हुआ तो कैसे फाइंड करोगे वो दिमाग लगाओ। देखिएगा, जब ये देखिए इसके और ये आ रहा हमारा, ये जा रहा, ठीक, इसके बीच का एंगल फाई है तो ये भी हमारा फाई होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे सेम कंडीशन है, ऐसे है कुछ ऐसे आया है, हमने तो कम अच्छा बना पाया हमने। ये फाई है तो ये भी हमारा फाई ही होगा, तो जस्ट ये भी हमारा फाई होगा। अगर ये फाई हुआ तो हम यहाँ पर cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर निकालेंगे cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई क्या होता है, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। ये देखो वैल्यू क्या होती है, cos फाई की बेस अपान हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर क्या है a, हाइपोटेनस क्या है r, यहाँ पर वैल्यू निकाल लो r की वैल्यू मिल गई a अपान cos फाई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाकर रख देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखोगे तो मिले क्या आपको, डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा डी एल अपान में आर स्क्वायर, आर की जगह क्या रखेंगे 1/cos फाई, a/cos फाई का होल स्क्वायर। मिले क्या हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा डी एल कॉस स्क्वायर फाई डिवाइड बाई में ए स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सबको कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक सबको कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? इसको आप कुछ रीअरेंज करके इसी प्रकार भी लिख सकते हो कि डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए स्क्वायर डी एल इंटू कॉस स्क्वायर फाई। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ऑलरेडी लिखा जा सकता है। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर हम tan फाई की यहाँ से वैल्यू निकालें, पहले समझो आपको समझ में आ जाएगा। tan फाई की वैल्यू निकालें, tan फाई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो tan फाई अगर निकालोगे परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से लेकर इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल एल, परपेंडिकुलर अपान बेस कितना है स्मॉल ए, है कि नहीं है? अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब जब cos लिए थे तो आप r की वैल्यू फाइंड कर पा रहे थे। अगर आप यहाँ पर tan लोगे तो आप a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर पाओगे। a की वैल्यू निकालिए, या आप चाहो l की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें dl भी चाहिए तो आप l की वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
आप देखिए यल की वैल्यू अगर हम निकालें, यहाँ पर देखिए यल बराबर क्या होगा, a इंटू कॉस सॉरी tan फाई, बट हमें ये dl चाहिए, हमें चाहिए dl, तो हम dl यहाँ पर निकालेंगे। तो dl निकालने के लिए आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा क्या हमको, dl अपान डी फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। ए ऑलरेडी क्या है हमारा, ये देखो ए इज कांस्टेंट, हमने पहले बताया ए हमारा कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, इनटू tan फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई, ठीक। अगर हम वैल्यू निकालें dl की, क्या मिलेगा, a इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई। पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में ले जाकर जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए स्क्वायर इंटू में डी एल जगह क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई इंटू में यहाँ पर क्या है, कास स्क्वायर फाई। बोले यहाँ तक समझ में आया। ये एक ए से एक ए कैंसिल होगा कि नहीं होगा ना, ये सेक स्क्वायर फाई से ये कास स्क्वायर फाई कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि सेक स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, 1/, कास स्क्वायर फाई, ये 1/, में कास हो जाएगा, कास इंटू कास कट जाएगा। अब देखिएगा बचेगा हमारा क्या, डी ई। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट कर लो, जैसे आपको ई चाहिए तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन आप डी निकालोगे। जब इंटीग्रेशन आप डी निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में और क्या बाहर होगा हमारा, आप यहाँ पर लिख सकते हो, आपको डी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, पहले डी ही निकाल लो, उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डी की वैल्यू आप निकालोगे, क्या मिलेगा हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए इंटू में डी फाई, यही तो मिलेगा, लेमडा अपान ए इंटू में डी फाई। दिस इज ए डी की वैल्यू। अगर आपको यही वैल्यू निकालनी होगी, क्या यही वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी टोटल वायर के कारण, तो टोटल वायर के कारण अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन आप डी करोगे। जैसे ही आप इंटीग्रेशन आप डी करोगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए। देखो लेमडा अपान ए हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा, 1/a लेमडा इंटू डी फाई, ये ई की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी आई ई की वैल्यू। एंड नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, यही आपको फाइंड करना है, यही हमारी वैल्यू निकलेगी। अगर आपको लेमडा की वैल्यू दी गई होगी, अगर आपको फाई की वैल्यू दी गई होगी, तो आप डायरेक्ट उस फार्मूले से करके निकाल सकते हो। तो यही हमारा पॉइंट निकला। किसी भी वायर कारण कोई भी आप पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट ले लो, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a लेमडा डी फाई ही आएगी। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारी डी की। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अगर आपको ये डी की वैल्यू मिल गई तो आप डी कॉस फाई और डी साइन फाई की भी वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब इस वायर के कारण इसके परपेंडिकुलर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसके पैरेलल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। आइए देखते हैं उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ना इसको हटाया जाए, चलिए। जब इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, आप सिंपल सा स्टेप क्या करेंगे, जहां पर आप ये देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन आप डी की हो, तो यहां पर आप क्या करोगे, डी कॉस फाई, यहां पर क्या करो, डी साइन फाई, बस और कुछ नहीं करना। आइए देख लेते हैं। जब आप निकालेंगे इसके परपेंडिकुलर में, आप निकालेंगे इसके परपेंडिकुलर में निकालना होगा, क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा। यहीं पर हम निकाल देते हैं। ई पैरेलल का पहले निकाल देते हैं। ई पैरेलल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया गया डायरेक्ट, तो वहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा।
लेमडा पान ए इंटू में साइन फाई डी फाई, यही तो होगा। एंड जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये पॉइंट देखो, इस पर जो θ2 है नीचे, θ1 है ऊपर, हम नीचे वाला क्या मानते हैं निगेटिव, ऊपर वाला मान लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये सेंटर पे है। सेंटर ऐसा जरूरी नहीं कि ये सेंटर पर ही है, आप नीचे भी ले सकते हो, तो इसके नीचे वाला जो होगा वो माइनस में होगा, उसके ऊपर वाला प्लस में होगा। तो जो हमारा ई परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल आ रहा है डी साइन फाई जो मिल रहा है हमको, तो पूरे इस वायर के कारण मिल रहा है। तो ये पूरा वायर जो है, ये पूरा रॉड जो है -θ2 से लेकर के +θ1 तक फैला हुआ है। आप क्या लिखोगे, -θ2 से +θ1 तक, तो यहाँ पर भी लिखोगे -θ2 से +θ1 तक, ऐसा ही करोगे, क्योंकि ये वायर कहाँ से कहाँ तक फैला है। यहाँ पर देखो -θ2 से लेकर के +θ1 तक गया है, वही चीज़ हमने लिखा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऐसा मत कर देना +θ1 से -θ2, पहले नीचे माइनस से तब प्लस की तरफ जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए बाहर हो जाएगा, बचे क्या हमारा -θ2 से θ1 साइन फाई इंटू में डी फाई, साइन फाई इंटू में डी फाई। अब देखिएगा, अगर हम साइन फाई का इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलता है, साइन फाई का इंटीग्रेशन हमें मिलता क्या है, कॉस फाई। देखिएगा, एक सिंपल सा तरीका आपको याद करने का, जब आप साइन फाई का या साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हो, ध्यान से समझ लो, इस चीज़ को कभी मत भूलना, इस चीज़ को कभी भूलना ही मत। जब भी आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पर साइन फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस फाई मिल जाएगा, तो हमें मिले क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए। इंटीग्रेशन आपने किया तो क्या मिला हमको, साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई -θ2 से प्लस में θ1 तक, ये मिल जाएगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए। माइनस कॉस θ1 रखोगे क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस फाई की जगह θ1, माइनस 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 बीच में लगाएंगे, माइनस कॉस में थाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस θ2। या ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो, देखो माइनस जो है इसको आप बाहर निकाल लो, इसको क्या करोगे आप बाहर निकाल लो, माइनस को आप बाहर निकाल लो। कॉस रखा गया कॉस θ1 माइनस में कॉस θ2। अब समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए। माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो मिले क्या हमको कॉस θ2 माइनस में कॉस θ1। दिस इज द ई पैरेलल, दिस इज द ई पैरेलल। यहाँ पर आप वैल्यू लिख लीजिए, ई पैरेलल की वैल्यू हमें मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए कॉस θ2 माइनस में कॉस θ1। ये ई पैरेलल की वैल्यू मिली है। अब हमें ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, वो फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लिए, हम लोग ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं। नोट डाउन कर लिए, चलिए। अगर हम ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें तो भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप निकालिएगा ई परपेंडिकुलर की वैल्यू, 1 इंटीग्रेशन आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर में क्या है डी कॉस फाई, डी कॉस फाई, तो डी की वैल्यू रखो यहाँ से, क्या मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए डी फाई इंटू में कॉस फाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई इंटू में डी फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई पॉजिटिव में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कहाँ से कहाँ तक -θ2 से θ1 तक, -θ2 से θ1 तक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान ए। कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई कहाँ से कहाँ तक -θ2 से θ1 तक, हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपान ए। साइन फाई की जगह पर थीटा रखेंगे, क्या मिलेगा हमको साइन θ1 माइनस में साइन θ2। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मिल गई। अब सेम चीज़ें, जो चीज़ हमें यहाँ पर मिली है वही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं ई परपेंडिकुलर की वैल्यू। वैसे ऑलरेडी आप लोग लिखे ही हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यही लेंथ हमारा इनफाइनाइट होता, इफ
इफ द लेंथ ऑफ, कंडीशन हम लगा रहे हैं, द लेंथ ऑफ वायर या रॉड, आप लिख सकते हो रॉड, अगर लिखो तो रॉड लिखो, लेंथ ऑफ रॉड इज इनफाइनाइट, अगर यही लेंथ हमारा इनफाइनाइट होता तो क्या होता? अगर ये लेंथ हमारा इनफाइनाइट होता तो ध्यान से समझिएगा, जब ये लेंथ हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत समझने की चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये लेंथ हुआ, ये हमारा लेंथ हुआ, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर रखा गया है, तो इसके और इसके बीच ये देखो ये रहा, और इसके बीच हमारा फाइव है। ये देखो समझो पहले, इसी के बीच फाइव है ना, इसके और इसके बीच आर और ए के बीच, ये रहा हमारा आर, ये रहा हमारा। जब ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो यही वायर हमारा इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो मतलब इसके अपेक्षा बहुत लंबा होगा, तो यही दूरी एकदम सट के इतने पर आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो देखो इसके और इसके बीच में कितना हुआ, लगभग 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री के बीच का एंगल बन जाता है, क्योंकि ये बहुत पास आ गया, तो ए और उसके बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री। जब आपका वो 90 डिग्री हुआ, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जब वो 90 डिग्री हुआ तो आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रही है, हेंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर रखोगे तो आपको ई पर पैरेलल क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में लैम्डा अपान ए कॉस 90 माइनस कॉस 90 क्या मिल जाएगा, कॉस 90 माइनस कॉस 90, कॉस 90 वैल्यू 0, 0 में से 0 घटाओगे ऑलरेडी 0 मिले, क्या हमको ई पैरेलल 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई कॉस 90 की वैल्यू ऑलरेडी 0, क्यों? कॉस 90 की वैल्यू ऑलरेडी 0। सो अगर हम यही चीज़ परपेंडिकुलर में रख के देखें तो, यही चीज़ अगर हम परपेंडिकुलर में रख के देखें तो देखिए, परपेंडिकुलर में एक चीज़ें हमने ध्यान नहीं दिया, एक चीज़ें हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर कॉस के लिए वैसी चीज़ें नहीं होती। देखो, क्योंकि कॉस माइनस फाइव इक्वल टू कॉस फाइव होता है, कॉस माइनस फाइव या कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो हमने डायरेक्ट वहाँ पर रख दिया, आप समझ रहे होंगे। क्योंकि अब आप क्लास 12th में नहीं पढ़ रहे हो, हम क्लास 12th के बेस पे पढ़ाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए कि सर थोड़ा और बेसिक लेवल समझेंगे, वैसे हम बेसिक लेवल समझाने की कोशिश करते हैं। तो cos माइनस फाइव थीटा की जगह पर वहाँ पर डायरेक्ट हमने cos थीटा लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया। cos प्लस थीटा 1 तो हुआ, माइनस में सॉरी साइन माइनस थीटा 2 होता ना, यहाँ पर साइन माइनस थीटा 2 होता। अब यही चीज़ हम और एक्सप्लेन करेंगे तो हमें मिले क्या, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में लैम्डा अपान ए साइन थीटा 1, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2, दिस इज द परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर इनफाइनाइट पे अगर हमारा होगा थीटा हमारा 90 डिग्री पर होगा, वैल्यू क्या आएगी हमारी, ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में लैम्डा अपान ए साइन 90 वैल्यू 1 प्लस में साइन थीटा वैल्यू 90 वैल्यू 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 लैम्डा अपान में ए। मतलब अगर आपका ये वायर इनफाइनाइट पे हुआ तो परपेंडिकुलर की तो वैल्यू आएगी, पैरेलल की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, पैरेलल की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। परपेंडिकुलर पर तो मिलेगा वो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान ए। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया? नाउ अब हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारा क्या था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या, हम कोई एक सरफेस लेंगे, अभी तक तो हमने एक वायर लिया, एक रॉड ली, अब हम कोई सरफेस लेंगे। तो लेट वी हैव अ सरफेस, हमारे पास कोई एक सरफेस है, मान लेते हैं एक हमारे पास एक सरफेस है, सपोज दैट वी हैव अ सरफेस, हमारे पास एक सरफेस है जिसका एरिया लेट, यहाँ पर लिखेंगे लेट वी हैव अ सरफेस, वी हैव अ सरफेस ऑफ एरिया, जिसका एरिया कैपिटल यस है, एंड
एंड स्मॉल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन इट, और इस पर स्मॉल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मान लेते हैं कि जो सरफेस है हमारा इसकी यस इसका क्या है, एरिया है, एंड कैपिटल क्यू चार्ज इस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इसके कारण किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। अगर हम पूरे के लिए निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल पाएंगे। कब तक? जब तक हम किसी एक पॉइंट को ना माने। पॉइंट किस लिए माना जाता है? एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं जिस पर चार्ज डी क्यू है एंड इस एरिया डी एस है। अब इस छोटे से पॉइंट चार्ज से ये देखिएगा इधर चार्ज क्यू नॉट रहता ही हमारा, ऑलरेडी पॉइंट रखा गया, मतलब चार्ज क्यू नॉट, टेस्टिंग चार्ज वहां पर रख दिया गया। अब ये दो पॉइंट चार्ज का कार्य करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। अदरवाइज एक बड़े से सरफेस और एक छोटे से पॉइंट के लिए कूलॉम्स लॉ लगाएंगे कहाँ से, इसलिए हमने मानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, जैसे वहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने देखा था, वैसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा होती है, सिग्मा बराबर वहां पर चार्ज पर यूनिट लेंथ था, यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा बराबर क्या मिलेगा? चार्ज हमारा कितना है, कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, क्यू, एरिया कितना है, यस, या फिर हमें मिल जाएगा क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू यस। यही चीज हम फॉर स्मॉल चार्ज लिखेंगे, फॉर स्मॉल चार्ज डी क्यू के लिए लिखें, क्या मिल जाएगा? क्यू एक स्मॉल चार्ज डी क्यू है, सिग्मा इंटू एक स्मॉल सरफेस कितना है, सरफेस एरिया डी एस है। इसे हम बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? ना अगर हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो कितना निकालेंगे? E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, या फिर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 इंटू में Q अपान आर स्क्वायर, Q अपान आर स्क्वायर, वो भी डी क्यू होगा, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा आर है। डी क्यू वैल्यू हम क्या रखेंगे? सिग्मा डी एस मिले हमको इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 तो मान बाहर निकालेंगे 1/4πε0 इंटू में डी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा हमारा? सिग्मा डी एस अपान में आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यही चीज हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकालेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम यही चीज फाइंड करना चाहें, क्या करेंगे? हम कोई वॉल्यूम लेंगे, लेट वी है वॉल्यूम, ये चीज आप लिख लीजिएगा, लेट वी है वॉल्यूम, हमारे पास एक वॉल्यूम है, हमारे पास एक वॉल्यूम है जी, चाहे आप स्क्वायर मान लो, चाहे आप रेक्टेंगल मान लो, है एक वॉल्यूम, इसमें एक आयतन है, इसके अंदर स्पेस है, तो जिस पर हमारा प्लस का क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन होल एरिया, होल वॉल्यूम, ठीक। यहाँ से किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लेते हैं तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम कोई एक छोटा सा वॉल्यूम नहीं निकालें। क्यों? क्योंकि आप जब छोटा सा वॉल्यूम लोगे, छोटा सा, अगर स्क्वायर मानो छोटा सा स्क्वायर लेंगे, उसे होगा क्या, आप दो पॉइंट चार्ज तब बना सकते हो, क्योंकि वो पूरा चार्ज है, तो एक छोटा सा चार्ज लेंगे तो वहाँ पर भी एक चार्ज होगा, तो वो पॉइंट चार्ज का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा वॉल्यूम बना लेते हैं, ये देखो छोटा सा वॉल्यूम, नन्हा सा मुन्ना प्यारा सा, देखो, जिस पर जो चार्ज है वो हमारा डी क्यू है और वॉल्यूम डी वी है, इस टोटल का वॉल्यूम वी है, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर, नहीं तो इसके कितने के एंगल से देखेंगे उसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर। अब तो ये एक छोटा सा चार्ज बन गया, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। अब इसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालें। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वी। यहाँ पर हम
निकालेंगे अगर हम डी क्यू निकालें क्या हो जाएगा, रो इंटू में डी वी। अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू में डी क्यू अपान आर स्क्वायर, 1/4πε0 बाहर हो जाएगा। डी क्यू की वैल्यू हमें क्या रखेंगे, रो इंटू डी वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन में क्या क्यू की वैल्यू, दैट्स सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं आपको लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर है सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। सो चलिए आज के लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, या आप बोल सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एट द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। सो पॉइंट का नाम डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the axis of a charged ring, at the axis of a charged ring। देखो समझो इस बात को, किसी भी रिंग, मान लो कोई रिंग है, उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हो। आओ दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, ऐसी रिंग कौन पहनता है सर, पहनने वाली नहीं है बालक। ये रहा हमारी एक रिंग, कोई रिंग है, दिस इज द रिंग। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई रिंग है, ये गड़बड़ क्यों हो जाती जी। आप लोगों के पास अगर एक सीक्रेट हो स्फीयर बनाने वाला तो मुझे बता दो, थोड़ा मैं भी बना लूँ। पता है आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता देना चाहूँगा, वैसे बताना तो नहीं चाहिए, बस बता देता हूँ क्या करें। पिछली बार जब हम बना रहे थे ऐसे, जैसे रिंग बनाते हैं तो रिंग हमें वैसे भी गोला बनता नहीं जल्दी, जितनी बार बनाते, देखो अभी गोला बनाएंगे ना, ये देखना ये खराब हो गया, तो जितनी बार बनाते खराब हो जाता था। हमने कहा हमें आता नहीं बनाना, पता नहीं तो एक बालक ने कमेंट किया, सर बीएससी लेवल के पढ़ाते हो और रिंग बनानी आपको नहीं आती, मतलब आप स्पेयर तक नहीं बना पाते। बहुत अच्छे क्या किया जाए जी। तो मान लो कोई रिंग है, ये चपटी हुई रिंग नहीं है, दैट इज नॉट इलिप्स, इट इज स्फेरिकल। या आप बोल सकते हो ये सर्कुलर है, ये देखो ऐसा है कुछ, ऐसा ऐसा बगल से आप देखो कैसे दिखेगा, ऐसा, ये ऐसा ऐसे कुछ रखा गया है। ठीक, इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है आपको 3D में हम बना के दिखा पाए, कुछ ऐसा है। अब इसके एक्सिस पर, मतलब इसके बीचों बीच पॉइंट के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखो ये होगा इसका एक्सिस, होगा कि नहीं होगा। तो इस एक्सिस पर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P रखा गया, यहाँ पर कोई पॉइंट P रखा गया है ना। अब ये जो रिंग है, देखना ध्यान से, ये जो रिंग है थोड़ा अच्छी बना दिया जाए ना। ये जो रिंग है इस पर हमारा Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल इस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब देखना, अब जब ये एक्सिस, आप एक्सिस पर एक कोई पॉइंट P ले लेते हो, मान लो ये रिंग है, तो रिंग के ऐसे भी आपको उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मतलब अगर हम किसी भी रिंग के किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज, छोटा सा चार्ज dq मान लें, मान लेते हैं हमने एक छोटा सा चार्ज माना जो कि हमारा dq है, ऐसा हम मान सकते हैं जी, बिल्कुल। और इसका जो रेडियस हमने मान लिया वो कितना मान लिया, रेडियस कैपिटल R हमने मान लिया। तो ये क्या करेगा, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में करेगा, बिल्कुल करेगा। ऐसे हम कहीं भी पॉइंट मान ले, यहाँ 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 यहाँ, चारों ओर से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड
अप्लाई होगा अप्लाई। यहाँ पर अगर हम मान लें, माना के तौर पर यहाँ पर मान लें, हम 2 इसलिए मान रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। ऐसे सभी तरफ से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई होंगे। मान लेते हैं ये क्या करेगा, डी ये भी करेगा, डी ये भी करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज हम माने, इस पर भी हम एक छोटा सा चार्ज डी क्यू माना, यहाँ पर भी जहाँ भी मानेंगे ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता चला जाएगा। हम एक एंगल मान लेते हैं, माना जब ये एक रिंग है इसके एक्सिस पर गया है तो इससे यहाँ तक की इसकी ऊंचाई यहाँ तक की भी बराबर होगी, मतलब एंगल भी हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब ये एंगल बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों आपस में ऑलरेडी इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे, समझना, आप इसको तोड़ो कंपोनेंट में, ये एक एंगल जा रहा है, थीटा एंगल है, ये ऑलरेडी हमारा इस पर क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। इसके लिए अगर हम निकालें, इसके लिए भी इधर क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस a है, इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, ऐसे हमने माना, चाहे इसको a मानो चाहे इसको x मानो, आपकी इच्छा है, जो आपका इच्छा का है वो मान लो। कई बच्चे कह रहे थे, बच्चे नहीं, दोस्त, मित्र, भाई बहन, जो भी कहें, तो कि पिछली बार a क्यों माने थे, x क्यों नहीं मान लिए, इस बार x मान लिया, चलो आपकी भी इच्छा पूरी है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो इसके एक्सिस पर, तो इसके सभी पॉइंट के कारण जो d cos थीटा निकल रहा है वो ऐड हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, बट d sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसे हम निकाले होते तो d sin थीटा एक ऐसे जाता, एक ऐसे जाता, ऐसे निकाले होते एक d sin थीटा कुछ ऐसे जाता, एक ऐसे जाता, ऐसे ही होता। तो आप लिखेंगे d e cos थीटा for all points of रिंग के सभी पॉइंट के कारण are same direction, so it will add, इसलिए ऐड हो जाएंगे, वैसे भी हमारी टूटी फूटी इंग्लिश है, समझ लिया करो। एंड जो हमारे डी साइन थीटा है, डी साइन थीटा फॉर ऑल पॉइंट ऑफ रिंग आर अपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल कैंसल, ये कैंसिल हो जाएंगे अपने आप में ही विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए, थोड़ा साफ लिख दें, नहीं तो कहेंगे ये क्या सर क्या लिखते हो, ईच अदर, ठीक, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, डी कॉस थीटा हमारा जुड़ेगा, चाहे जितने के लिए निकालें, चाहे जो भी पॉइंट माने। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो क्या निकलेगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, डी कॉस थीटा, मतलब नेट जितने भी डी कॉस थीटा होंगे सबको ऐड कर लिया जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन लिखा गया। तो डी की वैल्यू रखो 1/4πε0 इंटू में डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। ना देखो, अगर डी थीटा होता तब तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता, बट डी क्यू है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कॉस थीटा हमारा बाहर कर लिया जाएगा, समझ रहे हो ना आप लोग। चलिए कॉस थीटा को बाहर करते हैं, डी क्यू को अंदर करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ना 1/4πε0 इंटू में 1/r² कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। देखो डी क्यू का इंटीग्रेशन, छोटा सा चार्ज डी क्यू है, डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो होल चार्ज जो कि हमारा क्यू है, ये कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू में Q/r² इंटू में कॉस थीटा।
दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? 100%। चलो अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो, नहीं क्या कर सकते? देखो यार कॉस थीटा वैल्यू निकालो, कोई भी थीटा लो, चाहिए थीटा ले लो, चाहिए थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, या फिर आप बोलो बेस अपान हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इक्वल टू, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर क्या है? यक्स, हाइपोटेनस क्या है? आर। कॉस थीटा वैल्यू यक्स अपान आर, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें। अब देखो आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो नहीं कर सकते? आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये रहा 90 डिग्री। यहाँ पर जो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? यक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें रख दो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर देखो इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर। कास थीटा वैल्यू रख दो एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होता। अब यहाँ पर 2-3 केस लगाएंगे, तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम केस लगाएं। 302, 545 जो भी होते होंगे, अब हमको नहीं पता। वैसे भी हमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं मालूम, इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब ये किसके अंतर्गत आता है? भूगोल के बारे में मुझे यार क्या पता है, इतिहास जो भी होता होगा कुछ नहीं मालूम। हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता। ये किस में आता है? ये संविधान ना, संविधान बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। तो जो भी आता होगा लिख लो। केस लगाएंगे हम लोग अपना फिजिक्स वाला केस लगाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, हम लोगों का जितनी भी बार केस लगता है केस नंबर फर्स्ट, उसमें क्या लगता है? केस नंबर इतना इतना, कौन याद करे ना, इसलिए हम लोग काम से ठीक है वहाँ तक लगाए। केस नंबर फर्स्ट, नया नया केस बनाने तेज हम लोग। सो यहाँ तक नोट करो। अब हम निकालेंगे एट सेंटर, जब ये स्मॉल एक्स आर से बहुत बड़ा होगा, या फिर इस यक्स हमारा इनफाइनाइट पे भाग जाएगा। फिर चलो देखते हैं, हटाएं इसको थोड़ा सा, इतना लिखे रहिए, इतना हम हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक। अगर यही चीज़ पॉइंट पी जो होगा अगर हम सेंटर पर ला दें, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या कह रहा है, अगर यही पॉइंट पी हम सेंटर पर ला देते तो ये देखो पॉइंट पी हमारा भाग आ जाए सेंटर पर। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, एट सेंटर, सेंटर पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो जब सेंटर पर निकालेंगे तो जब ये पॉइंट हमारा सेंटर पे भाग आएगा तो एक्स की वैल्यू 0। जब एक्स की वैल्यू 0, देखो एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। निकाल लो, हमें वैल्यू क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी E = 1/4πε0 इंटू में Q अपान आर स्क्वायर इंटू यक्स की वैल्यू हमारा क्या रख देंगे? 0 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में 0। 0 से मल्टीप्लाई करा दोगे 0 ऑलरेडी मिल जाएगा। मतलब सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हमारा 0 होगा। सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हमारी 0 होगी। दूसरा केस, जब हमारा जो यक्स है आर की अपेक्षा बहुत बड़ा हो जाए, ये यक्स है ये आर की अपेक्षा बहुत बड़ा हो, मतलब आर इतना है यक्स इतना हो जाए, जो बहुत बड़ा। व्हेन यक्स इज मच 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 ग्रेटर देन आर, जब यक्स हमारा आर से बहुत बड़ा होगा तो होगा क्या समझो, तब इसके केस में होगा आर हमारा निग्लिजिबल हो जाएगा, तो आर लगभग 0। हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? E = 1/4πε0 इंटू में Q अपान आर स्क्वायर इंटू में यक्स अपान आर लगभग 0 होगा, इसलिए ये यक्स स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? यक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? = 1/4πε0 इंटू में Q अपान आर स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक। जब यक्स हमारा आर से बहुत बड़ा होगा। जो चीज़ हम देखते हैं, जब यक्स जो होगा आर से बहुत बड़ा होगा तो ये पॉइंट चार्ज क्या कार्य करेगा?
समझो आर लगभग अगर जीरो, मान लो ये ऐसी रिंग बनी होती, ये ऐसी रिंग बनी होती, ये आर होता और ये यक्स होता, इसके बीच की दूरी यक्स और ये तो पॉइंट चार्ज बन गया ना, तभी तो वैल्यू आएगी इतनी। क्यों आया ना समझ में? अगर यक्स हमारा इनफाइनाइट पे चला जाए, मतलब आर की अपेक्षा बहुत बड़ा है, अगर हम इसको इनफाइनाइट पे भेज दो इस इनफाइनाइट पे, इफ यक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब इतना बड़ा हो जाए कि बहुत अनंत है। जब यक्स हमारा इनफाइनाइट पे होगा तो यक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रख के देख लें, ई इज इक्वल टू, देखो पहले समझो, जब हमारा यक्स जो है आर से बहुत बड़ा है, जब हमारा जो यक्स है आर से बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, तो इनफाइनाइट पे भी तो और बड़ा होगा, तो ये केस हम यूज कर सकते हैं, ये केस हम यूज कर सकते हैं, मतलब यक्स की वैल्यू हम इनफाइनाइट अगर रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी तो कुछ कर सकते हो ना, या फिर आप ऐसा भी तो कुछ कर सकते हो कि डायरेक्ट उसी में वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिधर रखो। ये सॉरी यक्स स्क्वायर था ना, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सो सॉरी कहाँ थोड़ा सा गलती क्या हो रही है जी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा और वैल्यू सॉल्व कर देंगे। आर की वैल्यू यहाँ पर तो रखे थे, यहाँ पर नहीं रखे थे, आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या रख देंगे आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू हाफ है, तो 1 और हाफ कितनी हो जाएगी 1/4πε0 इंटू में क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पर जब पहुँचे थे यहाँ पर आर 0 रखना था, आर हमने 0 रख दिया था, ये आर 0 रख दिया था। यक्स की जगह पर हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कंसेशन करना है, सो सॉरी हम भी दिमाग से थोड़ा उतर गया था। इक्वल टू आर को आपको 0 रखना था, आर वहाँ पर 0 रख दीजिए, क्या मिल जाएगा हमको 1/4πε0 इंटू में क्यू एक्स डिवाइड बाई आर 0 रख देंगे, एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको 1/4πε0 इंटू में क्यू एक्स अपान में एक्स क्यूब, एक क्यूब से एक एक्स कैंसिल होगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, तो क्या मिल जाएगा हमको इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में क्यू अपान एक्स स्क्वायर, ठीक, क्यू अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये केस हम यूज कर सकते हैं, अगर इनफाइनाइट रखना हो तो हम क्या रखेंगे 1/4πε0 इंटू में क्यू अपान एक्स, यहाँ इनफाइनाइट रखिए तो इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 1/0 का होल स्क्वायर, जब 1/0 का होल स्क्वायर करोगे 0 ऊपर जाएगा, 1/4πε0 इंटू में क्यू इंटू में 0, टोटल ओवरऑल 0। मतलब मिला आपको क्या, सेंटर पर भी 0, इनफाइनाइट पर भी 0, बट उसके बीच में कहीं पर भी रखोगे तो वैल्यू हमारी ये मिलेगी। अगर मान लीजिए काफ़ी दूरी पर रख दी तो वैल्यू ये मिलेगी, कहीं पर भी रखेंगे तो वैल्यू हमारी ये मिलेगी। दिस इज द वैल्यू। पहले आप उतना नोट कीजिए, उसके बाद इतना नोट कीजिएगा। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, सोच रहे हैं इसी में बना दें, बट लेक्चर कंप्लीट, 1 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 1 घंटे 3 मिनट लगभग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़ी अप्लाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ साथ ये चीज़ें नोट्स में जरूर लिखें, नोट्स हालांकि आपको दी जाएगी, बट आप नोट्स से अपने खुद से प्रिपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो इतना नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में।